मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। कल हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे विशेषण, जिसमें हमने विशेषण की परिभाषा और उसके भेद के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, प्रविशेषण तथा विशेषण की तुलनात्मक अवस्था और बाकी के प्रश्न उत्तर भी आज हम इसी वीडियो में करेंगे। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है कि जब सर्वनाम शब्द अकेले आते हैं तब वे सर्वनाम होते हैं, जब सर्वनाम शब्द अकेले आते हैं तो वे सर्वनाम होते हैं, पर जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण के रूप में आते हैं। जैसे कुछ से है मुझे खाने को कुछ दो, यहाँ पर कुछ है वो सर्वनाम है, लेकिन मुझे खाने को कुछ लड्डू दो, लड्डू के जो संज्ञा है उसके लिए कुछ आया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। कोई रो रहा है तो सर्वनाम है, लेकिन कोई बालक यानी बालक से आगे पहले सर्वनाम है तो वो सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कहाँ होता है बेटा कि जब सर्वनाम से संज्ञा से पहले जो सर्वनाम है वो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह किसका घर है, सर्वनाम हो गया, लेकिन यह घर शीला का है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब है प्रविशेषण। क्या होता है बेटा, जो विशेषण संज्ञा की बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण सामान्य विशेषण के गुणों में वृद्धि करते हैं। तो प्रविशेषण क्या हो गया, विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। इससे क्या होता है, जो विशेषण था उसके गुणों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे बहुत लगाना, अत्यंत, अति, बड़ा, घोर, महा। जैसे गीता बहुत चतुर लड़की है, तो यहाँ गीता की विशेषता बताई कि वो चतुर है, लेकिन चतुर की भी क्या कर विशेषता बता दी, बहुत। तो यहाँ पर बहुत क्या है बेटा, प्रविशेषण। ऐसे ही छोटा मकान की विशेषता है बहुत छोटा मकान, तो यहाँ पर बहुत से क्या हो गया, प्रविशेषण। गहरी नीली साड़ी, तो गहरी आपका प्रविशेषण। यह समस्या अत्यंत जटिल है, तो अत्यंत क्या हो गया आपका प्रविशेषण है। अब है विशेषणों की तुलनात्मक अवस्था। कभी कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता की तुलना की जाती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनकी तुलना करते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थिति की तुलना अवस्था को ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। तो हम जो व्यक्तियों की, वस्तुओं की जो तुलना करते हैं वो ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्था है। जैसे इसकी 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मूल अवस्था हो गई, गीता अच्छा लिखती है, गीता की विशेषता है कि वो अच्छा लिखती है। उत्तरावस्था में हम क्या करते हैं, किसी एक की तुलना एक से करते हैं, गीता नीता से अच्छा लिखती है, यहाँ पर गीता की तुलना किससे की हमने, नीता से। लेकिन जो उत्तम अवस्था है उसके अंदर हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों सबसे उसकी तुलना करते हैं, गीता सबसे अच्छा लिखती है। तो ये पहली मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी की तुलना नहीं होती, यह एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जैसे राम सुंदर है। उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, जैसे सविता गीता से अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता बताकर एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे गीता सबसे सुंदर है। अब इसकी जो अवस्थाएं हैं वो कैसे बनाते हैं कि उत्तरावस्था में आप तर लगा दोगे और उत्तमावस्था में तम लगा दोगे। जैसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ की आपने उत्तरावस्था बनाई तर लगा के श्रेष्ठतर, और उत्तमावस्था बनाई तम लगाकर श्रेष्ठतम। ऐसे ही आप सभी बना दोगे, अधिक से अधिकतर, अधिकतम, अधिकतम। ठीक है बेटा। विशेषणों की रचना है। अब कुछ शब्द तो मूल रूप में विशेषण होते हैं और कुछ विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। विशेषणों की रचना निम्न प्रकार से की जाती है, संज्ञा से विशेषण बनाकर, सर्वनाम से विशेषण बनाकर, क्रिया से विशेषण बनाकर या अव्यय से विशेषण बनाकर। संज्ञा से विशेषण में जैसे भूख है, जो संज्ञा है उसमें आ लगाया, भूखा, भू विशेषण बन गया। प्यास में आ लगाया, प्यासा। आलू, श्रद्धा में आलू लगाया, श्रद्धालु। दया में आलू लगाया, दयालु। इस प्रकार से इक लगा के अर्थ में इक लगाया, आर्थिक। परिवार में इक लगाया, पारिवारिक। इतिहास में इक लगाया, ऐतिहासिक। नीति में इक लगाया, नैतिक। समाज में इक लगाया, सामाजिक। सप्ताह में एक, साप्ताहिक। भूगोल में भौगोलिक। धर्म में धार्मिक। इस तरह से संज्ञा शब्द बना सकते हैं। सर्वनाम से जो से जैसा, यह से ऐसा, कौन से कैसा। क्रिया से बनाया, बेचना से बिकाऊ, टिकना से टिकाऊ, घूमना से घुमक्कड़, हंसना से हंसोड़ा, खाना से खाऊ, पढ़ना से पढ़ाकू, देखना से दिखाऊ, दिखावटी, चलना से चालू। अव्यय से भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, नीचे से निचला, आगे से अगला, पीछे से पिछला। अब है इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में देखते हैं, पहला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है
विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए और उदाहरण भी दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर है बेटा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, 3 बालक, वह लड़का। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा था विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए। अब है विशेष्य, तो आप पहले प्रश्न का उत्तर तो आप ये लिखेंगे। जब आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो पहले आप विशेषण की परिभाषा लिखेंगे और ये उदाहरण लिखेंगे। फिर इसमें लिखेंगे, दूसरे में विशेष्य लिखेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम से शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, तो 2 किलो विशेषण है और चीनी क्या हो गया आपका, विशेष्य हो गया। इस तरह से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे सिर्फ विशेषण के बारे में बता के, और दूसरे में अंतर में लिखेंगे तो आप विशेषण और विशेष्य दोनों लिख के इस तरह से ये उदाहरण लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो विशेषण है कि 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक में गुण दोष बताए जाते हैं। तो 2 उदाहरण है, गीता सुंदर लड़की है, काली पैंट पहन होते हैं। यहाँ पे सुंदर और काली क्या हो गया, गुणवाचक। संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है, 5 बालक, ये निश्चित संख्यावाचक का है, कुछ के लिए अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण 3 मीटर कपड़ा, जहाँ पर नापतोल हो, निश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा सा दूध, अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक या संकेतवाचक, यह घोड़ा घास खा रहा है, वह स्त्री सो रही है। तो यह घोड़ा और वह स्त्री के द्वारा सार्वनामिक। नेक्स्ट है आपका प्रविशेषण क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रविशेषण है आपका, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो उदाहरण हो गया इसमें, पहला बहुत छोटा कमरा, तो यहाँ पर कमरा विशेषण छोटा और प्रविशेषण हो गया बहुत। और इसका दूसरा उदाहरण हो गया गहरा लाल गुलाब, तो प्रविशेषण क्या हो गया यहाँ पर, गहरा। लास्ट प्रश्न है आपका, विशेषण की तुलनात्मक अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर आएगा कि कभी कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता की तुलना की जाती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थिति की तुलनात्मक अवस्था को ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्था कहा जाता है। कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाती है तो ये तुलनात्मक जो अवस्था है इसे ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। जैसे गीता सबसे अच्छा लिखती है। आपके एक्सरसाइज में निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाने हैं। तो भारत से भारतीय, आदर से आदरणीय, ग्राम से ग्रामीण, धर्म से धार्मिक, दिन से दैनिक, बाहर से भारी, रोग से रोगी, राष्ट्र से राष्ट्रीय, पुष्प से पुष्पित, गुण से गुणवती। एक प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाने हैं। समाज से समाज प्लस एक सामाजिक, नीति प्लस एक नैतिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, भूगोल प्लस एक भौगोलिक, परिवार प्लस एक पारिवारिक। आगे अवस्थाएं पूरी करनी है। उत्तरा और उत्तमा, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो आपको उत्तरा में तर लगाना है और उत्तमा में तम लगा देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचे और उनके भेद लिखे। तो जो वाक्य में विशेषण है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और उसका नाम लिखना है। राधा ने काली साड़ी पहन रखी है, साड़ी की विशेषता कैसी है, वो काली। तो विशेषण हो गया काली, गुणवाचक विशेषण। मैं 2 रोटी खाता हूँ, रोटी की विशेषता की वो 2 है, संख्यावाचक। 4 किलो चीनी, चीनी की विशेषता 4 किलो, परिमाणवाचक। वह घर, सार्वनामिक विशेषण। वहाँ कुछ लोग, तो कुछ लोग कैसे आप गिन सकते हो, तो अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़ा दूध, दूध को गिन सकते हो, नहीं तोल सकते, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण को छांट कर लिखिए। कि आपको जो जिस वाक्य में सर्वनाम है उसमें सर्वनाम बताना है। तो हमने यहाँ 2 बॉक्स इसको सर्वनाम के लिए और ये सर्वनाम है। यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर यह पुस्तक के लिए क्या आया, यह। तो ये किस में आ गया बेटा, सार्वनामिक विशेषण में। कौन गा रहा है, कौन व्यक्ति के लिए आया, इसलिए ये सर्वनाम है। कोई बालक, बालक से पहले कोई, यानी सर्वनाम आया संज्ञा से पहले, सार्वनामिक विशेषण। वे छात्र, छात्र से पहले वे, सार्वनामिक विशेषण। और वे पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। सही विकल्प के सामने राइट लगाना है। मुझे लाल कमीज चाहिए, कमीज की विशेषता लाल है, तो कौन सा विशेषण है ये, गुणवाचक विशेषण। पढ़ना क्रिया से विशेषण बनेगा
पढ़ाकू। बाहर कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी, तो यहाँ पर कोई किसके लिए आया, आदमी से पहले यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो ये कौन सा विशेषण हो गया बेटा, आपका सार्वनामिक विशेषण। अब है आपकी क्रियात्मक गतिविधि यानी जो एक्टिविटी है वो आपको करनी है। विशेषण पर एक चार्ट तैयार करना है, चार्ट बनाना है, इसमें विशेषण के भेदों और उपभेदों को उदाहरण सहित सचित्र दर्शाना, यानी उनके उदाहरणों को चित्र के साथ में आपने चिपकाना है। तो प्रश्न उत्तर आप नोटबुक में करेंगे, बुक एक्सरसाइज बुक में करेंगे, और ये एक्टिविटी है वो आप करेंगे। थैंक यू। Warm morning to all my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that in our previous video we have started a new chapter, that is the chapter 7, conservation of plant and animals, and we have done its one topic in our previous video, and in today's video we are going to continue it further, so let's do it. So student, in our previous video we have done up to the flora and fauna content. Now in this we are going to start the deforestation topic. The topic is about the deforestation, and student, the deforestation word means the deforestation means forest को कट करना, रिमूव करना। डी वर्ड से स्टूडेंट मतलब ये है कि इसको रिमूव करना। So deforestation means clearing of forest by cutting down trees on large scale and using that land for other purpose. That is, deforestation is due to done to meet the demands of the growing population. Student देखिए क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगल को साफ करना, पेड़ों को काट करके भारी मात्रा में, बड़े पैमाने पर। व्हेन वी आर गोइंग टू कट ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, इट टर्म्स एट डिफॉरेस्टेशन। इट रेफर्स टू द वर्ड दैट इज डिफॉरेस्टेशन। एंड स्टूडेंट, इसको यूज़ करने के, इसको कट करने का हमारा पर्पज़ ये होता है, क्लियर फॉरेस्ट को करने का पर्पज़ हमारा ये होता है, वी हैव टू यूज़ दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़, दैट इट कैन इंक्लूड it may include we can build a building there, we can build a hotel there, whatever we want to do. That means we have to remove the forest from there, we have to clear that land. It can be used in cultivation also. So deforestation का means होता है, जो हमारे deforestation इसलिए भी किया जा रहा है स्टूडेंट की जो हमारी growing population है उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कई बार कि जो आज की जनरेशन, इन टूडेज़ वर्ल्ड जनरेशन वांट्स टू मीट देयर लाइफ इन अ लग्जरियस वे। दे वांट द मोर एंड मोर items that belongs to the luxury, that belongs to their meet, they can meet their not only the satisfaction, they want to complete their fulfill their demands also. So demands जो है स्टूडेंट ये मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल तो देती हैं बट उससे मोर देन हाई होती हैं, क्योंकि डिमांड में क्या होता है स्टूडेंट, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द ओनली नीड्स हमारी बेसिक नीड्स होती है। जैसे हमें क्या करना है कि सपोज दैट हमें भूख लगी है तो वी कैन ईट 1 2 3 4 चपाती, बट अगर हमारा मन हो रहा है दैट नो वी हैव टू ईट द पिज़्ज़ा, इट इज़ द डिमांड एंड नीड्स चपाती है कि भूखी तो लगी है, वेदर इट इज़ पिज़्ज़ा वेदर इट इज़ चपाती, किसी से भी पेट भर सकता है, बट डिमांड जो है वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो आज की जनरेशन की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। बहुत से एरियाज़ में ये चीज़ें हो रही हैं एंड कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस पर हो रही हैं। As the human population has increased, the demand for houses, food and other product has also increased. Population grow कर रही है, so housing के लिए भी जगह चाहिए, food भी चाहिए, other products भी चाहिए। So इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए trees are cut, पेड़ों को काटा जा रहा है, बिकॉज सबसे फर्स्ट बेसिक नीड है हमारी हाउस एंड फूड, घर और खाने के लिए रोटी। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट इनको फुलफ़िल करने के लिए, फूड के लिए हमें एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, हाउस के लिए हमें लैंड चाहिए फॉर मेकिंग बिल्डिंग वगैरह। तो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड प्लस में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ये चीज़ें भी हमारी एक डिमांड सी बनती जा रही है। सो फॉर दैट पर्पज़ वी आर गोइंग टू कट द ट्रीज़, हमें पेड़ों को काटना पड़ रहा है। सो द डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस इज़
टेकिंग प्लेस। फर्स्टली टू क्रिएट स्पेस फॉर बिल्डिंग हाउसेज, घर को बनाने के लिए, फैक्ट्रीज को लगाने के लिए जगह चाहिए। क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ज़मीन को साफ किया जा रहा है, लैंड को क्लियर किया जा रहा है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़। ऑप्टेन वुड एंड अदर यूज़फुल प्रोडक्ट, बहुत सारे वुड वगैरह, लकड़ी वगैरह को लेने के लिए, एंड प्लस में बहुत से अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वैक्स है, हनी है, एंड प्लस में आपका बहुत सी चीज़ें जैसे फ्रूट्स वगैरह भी हमें फॉरेस्ट से मिल जाता है, एंड मेडिसिन्स वगैरह हैं। तो ऑल दीज आर द यूज़फुल प्रोडक्ट्स। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो नेचुरली डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर। और अगर हम नेचुरली डिस्ट्रॉय के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट फायर हो जाती है, कहीं एसिड रेन हो रहा है, कहीं ड्रफ्ट वगैरह हो रहा है, कोई वॉल्केनिक एरप्शंस। तो दीज ऑल आर द नेचुरल occurring disaster that leads to the deforestation process that clear the land in heavy areas or in heavy demands. Okay, तो मीन्स बहुत भारी मात्रा में ये चीज़ें हो रही हैं। द नेक्स्ट इज इट्स अफेक्ट, इसका अफेक्ट क्या पड़ रहा है। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं मानव जाति को, मैनकाइंड को, ह्यूमन बींग्स को, बिकॉज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर एंड पॉपुलेशन लेवल ऑन द अर्थ रिजल्टिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए क्या हो रहा है, जब हम पेड़ों को काट रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू कट द ट्रीज, द सप्लाई ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन हैवी अमाउंट एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज trees help in maintain the climate factors, and through this the pollution is also increasing. The next one is cutting down of trees on large scale has resulted in depletion of water vapor that has affected cloud formation. Cutting down of trees क्या होता है, large scale पर पेड़ों को काटा जा रहा है, डिप्रेशन वाटर वेपर की भी क्वांटिटी कम होती जा रही है, एंड प्लस में इससे रिजल्ट हो रहा है रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, एंड रिजल्टिंग लेस रेनफॉल, मतलब बारिश कम हो रही है क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है। तो वाटर वेपर नहीं बन रहे हैं, वाटर वेपर नहीं बनेंगे तो रेनफॉल कहाँ से होगी। सो दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट इज़ एनिमल बिकम होमलेस, जो एनिमल्स हैं वो घर उनको नहीं मिल रहा है। नंबर ऑफ़ यूज़फुल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम ट्रीज आर लॉस्ट, बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट जो हमें ट्रीज से मिलते हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। टॉप सॉइल भी जो है विंड और वाटर के थ्रू ब्लोन आउट की जा रही है बिकॉज वहाँ पे ट्रीज़ नहीं है, रूट्स नहीं है उनकी कवर अप करने के लिए। सो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द सॉइल इरोजन। ऑल्सो द सॉइल थस लॉसेज इट्स फर्टिलिटी, तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी भी ख़त्म कर रही है, एंड क्योंकि टॉप मोस्ट सॉइल रिमूव हो रही है। नेक्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज़ हो रहा है, आपको पता है डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज़ होने से नेचुरल कैलमिटीज़, फ्लड, ड्रफ्ट, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, तो ये सारी चीज़ें भी नेचुरली ओकर हो रही हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, अगर हम पेड़ को काट देंगे, वहाँ पे ट्री कवर नहीं होगा तो रेन वाटर भी हमें इनफिल्टर्ड होकर ग्राउंड तक नहीं जाएगा, बिकॉज रूट्स जो होती हैं वो फिल्ट्रेशन का भी काम करती हैं एंड फिल्टर्ड वाटर को नीचे तक पहुँचाती हैं, एंड ऑल्सो लेट्स टू द लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल भी ख़त्म होता चला जाएगा। ओके, सो दीज वर द फैक्टर्स ऑफ ऑल द डिफॉरेस्टेशन फैक्टर्स, ये डिफॉरेस्टेशन के सारे फैक्टर्स थे। ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन दीज आर गोइंग टू बी ऑकर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अदर फैक्टर अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट वन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज़ अ नेचुरल सोर्स सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल। जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से एयर, वाटर, सॉइल ये सारी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में द नेक्स्ट इज़ केमिकल रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज पॉल्यूट वाटर। जो केमिकल्स इंडस्ट्री से रिलीट हो रही हैं वो वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देते हैं। बहुत सारे हम पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। पावर जनरेशन, स्प्रॉलिंग, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह बन रही है। तो इन सब चीज़ों से स्टूडेंट दीज ऑल आर टेकिंग पार्ट इन द पोल्यूशन, बिकॉज इन सब चीज़ों की वजह से पॉल्यूशन होता है, एंड इट ऑल्सो लेट अफेक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज में बहुत सारी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, एमिट हार्मफुल गैसेज। जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं दे रिलीज हार्मफुल एंड वेरी ग्रीन हाउस गैसेज ऑल्सो, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सल्फर। सो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जब ऑल दीज the level of these gases increased into air, it create a global warming also, because these all are the greenhouse gases and they let the global warming, they trap the sun's energy
to release into the atmosphere. The next one is over exploitation of natural resources. We are using it continuously. नेचुरल रिसोर्सेज को स्टूडेंट हम एक कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इमीडिएटली एंड वेरी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. फूड, टिम्बर, फ्यूल, वुड फॉर एवरी रॉ मटेरियल्स, जितने भी मतलब ये सारे एनिमल्स से भी रिलेटेड हैं, कुछ एनिमल्स से मिलते हैं, कुछ प्लांट से मिलते हैं. सो ऑल दिस वी आर यूजिंग दैम कॉन्टीन्यूसली. सो ड्यू टू देयर कॉन्टीन्यूस यूज़ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. व्हेन इंडिविजुअल स्पीसीज, कोई भी एक स्पीसीज अगर ख़त्म हो जाती है इन्वायरमेंट से, तो हमारा जो नेचर है वो इनबैलेंस हो जाएगा एंड इट कैन हार्म टू other living being also. So this is the main reason for the biodiversity effect. And the next one is natural calamities. बहुत सारे natural calamities हैं, earthquake, tsunami, cyclone, drought, hurricane, flood. इन सब चीज़ों की वजह से भी biodiversity पे इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज अगर इनमें से कोई भी एक natural calamities occur होती है, it leads to the harm a lot into to the human life also and for the microorganisms, for the living plants, whether it is anything. ये चीज़ें अगर नेचुरली हो रही हैं तो it affects a lot to everything. Now students, see, this is your homework that you have to do in your fair notebook. In long question, first you have to write in your fair notebook, see what is the biosphere reserve क्या होते हैं and उसके objectives क्या होते हैं. Here are 3 objective mentioned that what are the objective for the biosphere reserve. So this is your answer that you have to write in your fair notebook. That's all for today. Goodbye. So let's start our today's maths class. In the previous class we completed our chapter number 8 and now let's move to the next chapter, that is chapter number 9, and which is about the percentage in its application. Percentage सिंपल क्या होता है हमारे पास बिल्कुल, और जिस भी वैल्यू के आगे होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसके अपोन में क्या लिख देते हैं, परसेंटेज को रिमूव करके डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं. ठीक है. So there are 2 formulas in exercise 9.1 that are increase percentage and decrease percentage. ठीक है. अगर हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, उनमें क्या है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. अब इंक्रीज अगर परसेंटेज निकालना है उसका, तो क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज हुआ था वैल्यू में, जैसे अगर कोई हमारे पास है 20 रुपीज का सामान, उन्होंने क्या करा है, 20 रुपीज था फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाद में कितना हो गया 10, तो इंक्रीज कितना हुआ है दोनों में, 10 का. तो इंक्रीज इन वैल्यू 10 होगी. ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 20 थी, और मल्टीप्लाई विद 100, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज परसेंट. इन केस अगर यहाँ 20 थी और 30 हो गई है, तो कितना डिक्रीज हो गया है, 10, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, यहाँ भी 20 ही रहेगी. ठीक है. तो ये होता है, ये डिक्रीज परसेंटेज, दिस विल इंक्रीज परसेंटेज. तो डिक्रीज इंक्रीज परसेंटेज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज जो वैल्यू में हुआ होगा अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू जो फर्स्ट टाइम थी, और मल्टीप्लाई 100 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, लेकिन जब परसेंटेज सिंबल को ही रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड. ठीक है. ऐसे डिक्रीज परसेंटेज का क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मंथली सैलरी ऑफ दिनेश इज ₹50,000. मंथली सैलरी क्या है, दिनेश की 50,000 है. ठीक है. इन द नेक्स्ट मंथ हिज सैलरी विल बी इंक्रीज बाय 10%. नेक्स्ट मंथ में उसकी सैलरी क्या हो जाती है, 10% इंक्रीज हो जाती है. तो अब हमें सिर्फ बतानी है कि उसकी न्यू सैलरी क्या होगी. अब देखो, फर्स्टली उसकी सैलरी क्या थी, मंथली सैलरी ₹50,000. ठीक है. अब इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज बाय 10%, तो मतलब इंक्रीज इन सैलरी कितना हुआ होगा हमारे पास, किसका 10% हुआ है, इसी सैलरी का ही तो 10% हुआ है ना. ठीक है. और 50,000, अब हम लिख सकते हैं 50,000 ऑफ 10% या 10% ऑफ 50,000, क्योंकि सैलरी किसकी इंक्रीज हुई है, 10% इंक्रीज हुई है जो सैलरी की थी. ठीक है. सो हम बोल सकते हैं यहाँ इंक्रीज इन 10% ऑफ 50,000. ठीक है. 10% का मतलब होता है 10/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 50,000 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना हो गया ऊपर यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई विद 10, सो कितना हो जाएगा 5,000. सो कितना इंक्रीज हुआ है वैल्यू में, मतलब उसकी सैलरी नेक्स्ट मंथ कितनी इंक्रीज हो गई है, 5,000. ठीक है. तो टोटल सैलरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सैलरी थी 50,000. ठीक है.
नेक्स्ट मंथ 10% इंक्रीज होगी, और 10% किसका इंक्रीज होगा, उसी सैलरी का ही तो इंक्रीज होगा ना 10%, ठीक है। तो 10% अगर इंक्रीज इसका कितना है 5000, तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी उसके लिए, अब न्यू सैलरी इक्वल्स टू ₹50,000 प्लस ₹5,000, कितना हो जाएगा ₹55,000, ठीक है। सो न्यू सैलरी क्या आ गई दिनेश की 55,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वाज ₹10,000 लास्ट मंथ। एक रेफ्रिजरेटर था, उसका लास्ट मंथ प्राइस क्या था 10,000, ठीक है। सो प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू ₹10,000, ठीक है। बट नाउ इट इज सोल्ड नाउ, ठीक है, इट इज सोल्ड नाउ फॉर ₹9,500। इसको कितने में बेचा गया, अब 9,500 है। फाइंड डिक्रीज परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। उसको बेचा कितने में गया, बट सोल्ड नाउ एट इक्वल्स टू ₹9,500, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, उसके पास प्राइस था रेफ्रिजरेटर का इतना, उसने सोल्ड कर दिया उसको 9,500 में, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑब्वियसली वहाँ पूछा भी क्या गया, डिक्रीज इन परसेंटेज पूछा है, तो या वैल्यू में हमें पहले क्या देखना है, डिक्रीज हुआ कितना है, ठीक है। 10,000 का सामान था, कितने में सोल्ड आउट हो गया है 9,500 में, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन वैल्यू या डिक्रीज इन प्राइस कितना हो गया, ₹10,000 माइनस 9,500, कितना डिक्रीज हो गया यहाँ से, सिर्फ ₹500 का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब निकालना क्या है, डिक्रीज परसेंटेज। क्या होता है फॉर्मूला, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100। डिक्रीज कितना हुआ है 500, ओरिजिनल प्राइस क्या था 10,000, उसके बाद डिक्रीज होके यही तो वैल्यू आई थी, तो ओरिजिनल क्या होता है 10,000 मल्टीप्लाई विद 100, क्या आ गया 20 कैंसिल आउट, 20 कैंसिल आउट, तो 5% का क्या हो गया, उसको डिक्रीज हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन था, प्राइस गिवन था रेफ्रिजरेटर का 10,000 था, उसने उसको सोल्ड आउट कर दिया, मतलब उसको बेच दिया है कितने रुपीज में, इतने में। अब दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज। और उन्होंने क्वेश्चन में भी पूछा है डिक्रीज परसेंटेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो डिक्रीज इन वैल्यू हुआ है वो निकालना होता है। तो डिक्रीज इन प्राइस कितना हो गया हमारे पास 10,000 का था, और उसमें से माइनस कर देंगे, तभी हमें क्या मिल जाएगा वहाँ पे कि डिक्रीज कितनी हुई है वैल्यू में, तो कितना हुआ है यहाँ पे 500 का डिक्रीज हुआ है, उसका परसेंटेज निकालेंगे, सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू 500, तो जो ओरिजिनल प्राइस था वो 10,000 था, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 से, सो 20 से ये 20 कैंसिल आउट, और दिस 20 विल बी कैंसिल आउट बाय दिस, सो 5% के आगे हमारे पास आंसर इन डिक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹2,000 1 मंथ अगो। एक जो प्राइस किसी आर्टिकल का 2,000 था एक मंथ पहले, ठीक है। नाउ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹2,500। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइस विल बी 2,000, बट नाउ द प्राइस विल बी 2,500, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल 1 मंथ अगो, एक महीने पहले बोला उन्होंने कि उसका प्राइस था 2,000, बट प्राइस ऑफ आर्टिकल नाउ कितना है ₹2,500। अब पूछा क्या है उन्होंने, फाइंड इंक्रीज परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल। इन केस यहाँ पे सिंपली बोल देते हैं इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज निकालो। क्या दिख रहा है यहाँ पे 2,000 था लास्ट मंथ, और अब है उसका इतना, क्या हो गया दोनों में इंक्रीज दिख रहा है, 2,000 से 2,500 हो गया, इंक्रीज दिख रहा है सिंपली। तो यहाँ क्या निकाल लेंगे अब हम, इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू कितना हो जाएगा ₹2,500 माइनस ₹2,000, ठीक है। क्या करते हैं, जो बिगर टर्म होती है उसी में से स्मॉलर माइनस करते हैं, क्योंकि रुपीज कभी भी माइनस में
नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू उसमें से क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ₹500। ठीक है, अब निकालना क्या है, इंक्रीज परसेंटेज। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ लेकिन आपको अपनी नोटबुक में फॉर्मूला लिखना है इसको। ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वैल्यू, बट विल बी द इंक्रीज इन वैल्यू इज 500। ना ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू ले गई थी हमेशा, जो फर्स्टली गिवन होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू, और वही हम हमेशा दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं ना। कितना हो गया, मल्टीप्लाई 100, 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। नाउ 50 विल बी 2 1 2 एंड 2 25। परसेंटेज कितना आ गया, 25% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन था, प्राइस आर्टिकल का गिवन था, देन उसका अभी जो प्राइस है वो गिवन है। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन वैल्यू कि कितना इंक्रीज हुआ है। सो कितना है 500, और सिंपली इंक्रीज परसेंटेज निकाल देना है बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ इंक्रीज परसेंटेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 480 बॉयज इन अ स्कूल। सो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है कि 480 बॉयज है एक स्कूल में एंड 40% आर गर्ल। फर्स्टली बॉयज की वो वैल्यू गिवन थी एंड 40% परसेंटेज किसके लिए गिवन था, गर्ल्स के लिए। ठीक है, फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, मतलब स्ट्रेंथ में क्या होगा, बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू गिवन है और जो परसेंटेज गिवन है दोनों डिफरेंट है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ बॉयज गिवन है यहाँ पे 480। ठीक है, और गर्ल्स परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना गिवन है यहाँ पे 40%। ठीक है, अब देखो परसेंटेज क्या होती है हमारे पास, अगर यहाँ पे ऐसे गिवन है मतलब 100 तक होती है टोटल परसेंटेज। ठीक है, अगर उनमें से 40% बॉयज है तो 60% क्या हो जाएंगे, बॉयज बोल सकते हैं हम। अगर गर्ल्स 40% है तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि 40% क्या, सॉरी 60% क्या होंगे बॉयज, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज गिवन है तो डाटा सिमिलर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अगर रुपीस में एक चीज गिवन है और दूसरा किसी नंबर में गिवन है तो हमें क्या चाहिए, दोनों वैल्यू सेम चाहिए कि प्राइस रुपीस में ही गिवन होना चाहिए या नंबर ऑफ पर्सन ही गिवन होना चाहिए। ठीक है, एक डाटा अगर गिवन होता है तभी हम ये दोनों वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज गिवन है और परसेंटेज किसकी गिवन है, गर्ल्स की। तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, परसेंटेज ऑफ बॉयज, क्योंकि 100% टोटल होती है, तो अगर 40% यहाँ गर्ल्स है तो 60% क्या हो जाएंगे बॉयज। सो परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 100 माइनस 40%, दैट विल बी इक्वल टू 60%। ठीक है, अब 60% क्या है, बॉयज है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, इतना। हमें निकालना क्या है, जो टोटल स्ट्रेंथ है, तो हम मान लेते हैं लेट टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू x। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ क्या मान ली, जो गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के वो कितना हमारे पास x। ठीक है, क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज 60% है, 60% किसका, इस टोटल स्ट्रेंथ का ही तो होगा ना। जैसे देखो, अगर आपके स्कूल में एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, हमने उनमें से वो कर दिया अप्रोक्स परसेंटेज लगा के बोल दिया कि क्या है वहाँ पे 40% क्या है गर्ल्स है और 60% क्या है बॉयज है। अब 30 में हम कैसे निकालेंगे 40 और 60% बॉयज और गर्ल्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 40% अपॉन 100। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों की 30, तो क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 और 1 0 से ये, तो मतलब 12 वहाँ क्या है गर्ल्स है, और बॉयज कितने हो जाएंगे 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 30, कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 और ये, तो 18 वहाँ पे क्या है बॉयज है, और टोटल अगर हम करेंगे कैलकुलेट 30 ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अब 30 हमें ऑलरेडी पता था कि उस क्लास में बच्चे कितने थे। ठीक है, पूरी स्ट्रेंथ जो थी उसका हम क्या कर देते, परसेंटेज लगा के निकाल देते कि कितनी आती है, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है, परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है और नंबर ऑफ बॉयज भी गिवन है। तो क्या यहाँ हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 60% ऑफ एक्स, इसका इस x का 60% किसके इक्वल है 480 के इक्वल। ठीक है, ये 60% क्यों निकाला था, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज गिवन था, तो परसेंटेज भी किसकी चाहिए हमें बॉयज की। ठीक है, 60% ऑफ x मतलब 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद x किसके इक्वल होगा 480। ठीक है, अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो उसके अदरवाइज जो वैल्यू है उसको कहाँ ले जाएंगे, इधर राइट हैंड साइड में 100 इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके होगा डिवाइड। Now 1 0 से 1 0 cancel out, 6 1 6 6 8 48,
तो कितने आ गए हमारे पास 800। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई 800, ठीक है। और ये हमें फाइंड आउट करना था। अगर हम यहाँ से निकालेंगे 800 का 60% निकालेंगे तो 480 आएगा। और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहे तो 800 टोटल है, 40% क्या है उसमें से गर्ल्स है, तो 40% ऑफ 800 हम लोग अप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we read our second chapter of history, the expansion of British power in India. In previous class we read about the Battle of Plassey, the Battle of Buxar. Today we continue our class with the topic dual administration, मतलब द्विशासन. With the grant of Diwani right to the British, a dual government came up in Bengal. कि ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स, कि दीवानी राइट्स मिले, मतलब कि दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि सारे राइट्स जो कानूनी राइट्स होते हैं वो अब बंगाल ब्रिटिश को मिल गए थे बंगाल के। तो यहाँ पे द्वैत शासन चालू हो गया था। अंडर दिस सिस्टम इट वाज द नवाब हु हैड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। इस सिस्टम के अंदर जो नवाब होता था वो राज्य की देखभाल करता था, राज्य के प्रशासन की देखभाल करता था, बट द रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाई द कंपनी। लेकिन जो कर था वो कंपनी के द्वारा इकट्ठा किया जाता था। फॉर दिस द EEIC अपॉइंटेड रेजा खान हु कलेक्टेड द टैक्सेस। और इसलिए जो कंपनी थी उसने EEIC जो कंपनी थी उसने रेजा खान को जो टैक्स इकट्ठा करने के लिए अपॉइंट किया। This system proved to be destroyous for the people of Bengal, as neither the Nawab nor the EEIC took the responsibility to look after their welfare. और ये जो सिस्टम लागू हुआ था कि द्वैत शासन वाला, उससे ना तो नवाब ही और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, उनके भलाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। When Bengal was struck by a famine, no relief efforts were taken by the EEIC, leading to the death of 1/3 of the population. कि जब वहाँ पे बंगाल के अंदर एक बीमारी आई, बीमारी ने बहुत प्रकोप मचाया, तो EEIC ने लोगों की मतलब कि रिलीफ के लिए, उससे बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाए और बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन उसमें मारी गई। EEIC servants on the other hand amassed vast fortunes for themselves and came to be known as nababs. कि जो EEIC के सर्वेंट थे दूसरे तरफ वो बहुत ही मतलब उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उन लोगों के फॉर्च्यून्स, मतलब कि फॉर्च्यून्स का मतलब होता कि उनके लिए बहुत सारे काम कर रहे थे, मतलब लोगों के भले की ना सोच के वो कंपनी के ही बारे में सोच रहे थे और उनको क्या कहा जाता था, नैबोब्स कहा जाता था। अब है एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, कि एम्पायर का विस्तार कैसे हुआ। द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर बिकेम द मास्टर ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसी ऑफ द कंट्री। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद रिचेस्ट प्रोविंसी ऑफ द कंट्री, मतलब मास्टर बन गई थी रिचेस्ट प्रोविंसी। रिचेस्ट प्रोविंसी का मतलब यहाँ पे किससे, बंगाल से है। Moreover, it had subdued the other European powers, और उसने अदर जो यूरोपियन पावर्स थी उनको मतलब दबा दिया या उनको वहाँ से निकाल दिया। Thus, it became easy for the company to control through direct annexation or by forcing local rulers to accept its authority. कि अब जो कंपनी थी उसके लिए कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब कि जो भारत का प्रशासन था, भारत के ऊपर शासन करना था, अब वो डायरेक्ट करता था। और उसने जो लोकल रूलर्स थे उनको भी इतना फोर्स कर दिया था कि वो अब उसकी प्रभुता स्वीकार कर ले। न्यू पॉलिसीज लाइक द सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वर फॉर्मुलेटेड टू मेक एनेक्सिएशन ईजियर। और जो उन्होंने कर, ये बेटा सब्सिडरी अलायंस मतलब कि कर है, ये एक सब्सिडी के रूप में उनको कर देना पड़ता था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी एक कर देने की ही नीति थी। तो उन्होंने ये दो नीतियां बनाई जिससे उनका राज्य के ऊपर अधिकार मतलब कि शासन करना इजी हो गया। द एंग्लो मैसूर वॉर, अब द एंग्लो मैसूर वॉर होगी 1766 से 1799 तक।
द एंग्लो मैसूर वॉर वर फोर्ट इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, कि एंग्लो मैसूर जो वॉर हुई थी वो 18वीं शताब्दी के अंत में लड़ी गई थी, मतलब 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में लड़ी गई थी। द EEIC फोर्ट द रूलर ऑफ मैसूर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, कि EEIC की लड़ाई किसके हुई? रूलर ऑफ मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ हुई। मैसूर सक्सीडेड बट द ब्रिटिश यूज्ड द हेल्प ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड डिफीटेड हैदर अली, कि मैसूर जो था वो उसकी जीत हुई, परंतु जो ब्रिटिश थी उन्होंने यूज्ड द हेल्प ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम की हेल्प ली और हैदर अली को हरा दिया। हिज सन टीपू सुल्तान वेग्ड 2 wars अगेंस्ट द कंपनी, और जो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान। यहाँ पे सॉरी बेटा, ये मैंने अभी जो बताया था रूलर ऑफ मैसूर, कि मैसूर के जो रूलर थे उन्होंने, हैदर अली ने और टीपू सुल्तान, ये 3 है, ठीक है। तो मैसूर के जो रूलर्स थे उनकी तो जीत हो गई थी, लेकिन जो हैदर अली था उसको हरा दिया था निज़ाम और हैदराबाद की हेल्प से। अब उसका बेटा टीपू सुल्तान ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी कंपनी के अगेंस्ट। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन बैटल ऑफ श्रृंगापट्टनम, कि जो कौन? टीपू सुल्तान, उनकी मौत कब हो गई? बैटल ऑफ श्रृंगापट्टनम इन 1799। आफ्टर दिस डिफीट द किंगडम ऑफ मैसूर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एंड ए न्यू रूलर वॉज प्लेस्ड देयर हु वॉज लॉयल टू द कंपनी, कि उनकी मृत्यु के बाद जो मैसूर किंगडम था वो ब्रिटिश के प्रभाव में आ गया और वहाँ पे एक नए शासक को बनाया गया, नया शासक बनाया गया जो कंपनी के लिए लॉयल था, कंपनी के लिए ईमानदार था। द एंग्लो मराठाज वॉर, अभी तो हमने पढ़ा था एंग्लो मैसूर वॉर, अब हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 1818। द मराठा वर एन इम्पोर्टेंट पावर विच, कि मराठा भी इम्पोर्टेंट पावर थे जो कंट्रोल्ड पार्ट ऑफ डेक्कन, कि जो डेक्कन के पार्ट्स पे कंट्रोल करते थे। 3 wars were fought between the EEIC and the Maratha state, which finally brought the Maratha power to an end, कि EEIC और मराठा के बीच में 3 युद्ध हुए जिसके अंदर मराठा का एंड हो गया, मराठा की पावर का एंड हो गया। मोरओवर डिसयूनिटी अमंग द रूलिंग Maratha clan and their power struggle also help in this decline, कि जो disunity among the ruling Maratha, कि जो मराठा थे उनकी स्ट्रगल के अंदर struggle also help in the, कि मराठा जो क्लान थे और उनकी जो पावर्स थी, मतलब आपस में मराठा का ही जो विभिन्न उनके, जैसे कि एक मराठा है शासक है, दूसरा मराठा शासक है, तो उनके बीच में भी खुद से स्ट्रगल चल रही थी, तो इसने हेल्प की मराठा की डिक्लाइन में। द EEIC ऑल्सो कुड इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर एज देयर वॉज फैसिटिनलिज्म इन द स्टेट विथ डिफरेंट फैक्शंस फाइटिंग अमंगस्ट दैम सेल्फ, कि जो EEIC थी वो इन राज्यों के इंटरनल जो मैटर्स थे उनके अंदर भी प्रभाव डालती थी, उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काती थी ताकि उन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई होती रहे। लॉर्ड हास्टिंग्स दैट द पेशवा वॉज डिथ्रोन्ड एंड पेंशन्ड ऑफ, इट वॉज अंडर लॉर्ड हास्टिंग, कि ये लॉर्ड हास्टिंग के अंडर में हुआ और जो पेशवा थे उनको उनके सिंहासन से उतार दिया गया और उन पेंशन ऑफ, और उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई। विद दिस द पेशवा टेरिटरीज वर एनेक्स्ड इनटू द कंपनीज रिलिम, और इस तरह जो पेशवा की जो प्रदेश थे वो भी कंपनी के अंदर ही आ गए। अब है द एंग्लो सिख वॉर्स ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, की 18th सेंचुरी के अंत में द सिख किंगडम अंडर महाराजा रंजीत सिंह वॉज पावरफुल एंड मेंटेन्ड ए वेल ट्रेंड आर्मी, कि जो सिख किंगडम था, सिख साम्राज्य था, वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में था जिन्होंने एक पावरफुल और एक वेल ट्रेंड आर्मी बनाई हुई थी। द किंग ऑल्सो मेंटेन्ड ए कैटियस बट फ्रेंडली रिलेशन विद द ब्रिटिश, कि जो राजा था उसने, जो सरकार थी, मेंटेन्ड ए कैटियस, कि जो ये शासक था इसने अपनी एक पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन इसने क्या था,
मतलब अपने शासन के ऊपर तो इसने पकड़ बनाई हुई थी, अपनी एक वेल मेंटेन्ड आर्मी बनाई हुई थी, लेकिन इसने ब्रिटिश जो थे उनके साथ भी फ्रेंडली रिलेशन बनाए हुए थे। हाउएवर विद हिज डेथ इन 1839, कि जब उनकी मृत्यु हुई 1839 में, ए सिविल वॉर ब्रोक आउट, कि एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, एंड द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और जो सिचुएशन थी उसका ब्रिटिश सरकार ने फ़ायदा उठाया। द कंपनी दैन अनेक्स्ड पंजाब आफ्टर फाइटिंग 2 वॉर, कि कंपनी ने पंजाब को भी अपने अंडर में कर लिया 2 वार लड़ने के बाद अगेंस्ट सिख आर्मी, कि सिख आर्मी के अगेंस्ट उन्होंने 2 वॉर लड़ी। द किंगडम दस गॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी, और इस तरीके से जो किंगडम था, जो साम्राज्य था, वो ब्रिटिश प्रदेश के अंतर्गत आ गया। अब है द एंग्लो नेपालीज वॉर, कि अब एंग्लो नेपालीज वॉर है। द एंग्लो नेपालीज वॉर्स रिजल्टेड व्हेन द नेपालीज एक्सपेंड देयर किंगडम टू कुमाऊन एंड गढ़वाल इन द ईस्ट एंड अवध इन द वेस्ट, कि एंग्लो नेपालीज वॉर किसका कारण था? जब नेपालीज ने अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, कुमाऊं और गढ़वाल जो पूर्व में है और अवध जो पश्चिम में है। द डिफीट ऑफ द नेपालीज इन दिस बैटल लेड टू द एनेक्सिएशन ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, और ये जो बैटल हुई नेपालीज की हार की, तो ये कहाँ पे हुई? गढ़वाल और कुमाऊं में हुई, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। It also led to the requirement of a large number of Gurkhas into the British Army, और इन्होंने मतलब कि एक रिक्वायरमेंट आई इस टाइम में रखी, ए लार्ज नंबर ऑफ गुरखाज इनटू द ब्रिटिश आर्मी, कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर बहुत सारे सैनिक रखने की, गुरखाज रखने की। अब है सब्सिडरी अलायंस, की सब्सिडरी अलायंस का अभी हमने पीछे जिक्र किया था, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का और एक सब्सिडरी अलायंस का, तो मैंने वहाँ पे आपको इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि चैप्टर में आगे आने वाला था। द सब्सिडरी अलायंस वॉज ए पॉलिसी यूज्ड बाई द EEIC टू ब्रिंग स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अंडर देयर कंट्रोल, कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस में क्या किया हुआ था कि उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई थी EEIC टू ब्रिंग स्मॉल प्रिंसिपलिटीज, कि बहुत सारे सिद्धांतों की अपने कंट्रोल के अंदर। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, इट्स मेन फीचर वर, ये लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर में बनाई गई थी, और इसके फीचर्स क्या क्या थे? एनी इंडियन रूलर एक्सेप्टिंग द सब्सिडरी अलायंस हैड टू कीप ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज हर टेरिटरी एंड हैड टू पे फॉर द अपकीप ऑफ द ट्रुप्स, कि जो इंडियन रूलर्स हैं सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेंगे, वो ब्रिटिश फोर्सेस को रखेंगे अपनी टेरिटरी में और पे करेंगे उनकी ट्रुप्स को, ठीक है। इफ़ द रूलर कुड नॉट मेक पेमेंट दैन ही शी हैड टू कैटे टेरिटरी टू द ब्रिटिश, और यदि कोई रूलर पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसको क्या करना होगा? अपनी जो टेरिटरी है उसको ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी। ए ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड ए रेजिडेंट वुड स्टे एट द कोर्ट ऑफ द रूलर, और एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिसको रेजिडेंट कहते हैं वो रूलर के कोर्ट में रहेगा। रूलर गेव कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेन अफेयर्स टू द EEIC, इन रिटर्न दे वर गिवन प्रोटेक्शन बाय द कंपनी, कि जो रूलर हैं वो अपने जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो EEIC के साथ रखेंगे, कंट्रोल में, EEIC के कंट्रोल में रहेंगे। किसी विदेशी लोगों के साथ अगर इनका कोई संबंध है तो वो EEIC के कंट्रोल में रहेगा और उनको वापसी में प्रोटेक्शन देगी कंपनी। ऑल नॉन इंग्लिश फॉरनर्स वर एक्सपर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रूलर, और जो नॉन इंग्लिश फॉरनर्स हैं वो एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रूलर, कि जितने भी नॉन इंग्लिश फॉरनर्स हैं वो स्टेट, जो रूलर्स के स्टेट हैं वो वहाँ से वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रूलर, मतलब कि जो रूलर का स्टेट है वहाँ से निकाल दिए जाएंगे या वहाँ पे नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। और एक्सपेल्ड का जो एक्यूरेट मीनिंग है वो बेटा मैं कल बता दूंगी आपको, या आप गूगल कर लेना। अबाउट 1/3 ऑफ द टेरिटरीज ब्रॉट अंडर द कंपनीज रूल वर डन सो यूजिंग सच एग्रीमेंट्स, कि 1/3 से ज़्यादा टेरिटरीज जो थी उन्होंने कंपनी के जो एग्रीमेंट थे उनको अपना लिया था। कोचीन, जयपुर, त्रावणकोर, हैदराबाद, राजपूताना वर सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट विच एंटर्ड इनटू ए सब्सिडरी अलायंस, कि जो कोचीन है, जयपुर है, त्रावणकोर, हैदराबाद है, राजपूताना है, कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं जो सब्सिडरी अलायंस के
under थे. I hope students you understand the topics of this chapter, the both Anglo wars, Anglo-Mysore war, Anglo-Nepalese war, Anglo-Sikh war. We read the doctrine of Lacks and other topics in next class. Thank you. Have a nice day. Morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, we have already completed our revision part up to chapter 7, which will come in essay 1, and a part of that we are just doing right now, we are doing the listening skill. So in that case, we have done the 2 part, and today we will just start the third one for each class 6, 7 and 8. So student, let us start. So good morning student. For class 8, the third part of listening skill today we are going to start, which has been given in the exercise of Pandora box. अब देखिए यहाँ पे लिखा है read out the following paragraph in the class and ask the student to answer the question. This instruction has been given for the teachers. इसलिए जो है ये पैराग्राफ जो मैं आपको अभी करवाऊंगी ये आपको ध्यान से सुनना है, और उसके बाद जो पेंडोरा बॉक्स चैप्टर में जो पीछे आपका लिसनिंग स्किल्स दिया हुआ है वो आपको जो है करना है. सो लेट अस स्टार्ट. व्हेन पेंडोरा वाज गिवन लाइफ, जब पेंडोरा को जिंदगी दी गई, शी वाज एंडोर्ड बाय द गॉड्स विच एवरी गिफ्ट. तो जब शी वाज एंड्रॉयड का मतलब होता है वो हर चीज़ से संपन्न थी. किसके द्वारा? गॉड्स के द्वारा दी गई गिफ्ट से. एग्जाम्पल जैसे क्या है कि वीनस बेस्टर्ड ब्यूटी ऑन हर, जो वीनस था उसने उसको ब्यूटी दी थी. और मर्करी गेव हर द आर्ट ऑफ पर्सुएशन, यानी कि ये है प्रोत्साहन देना. तो प्रोत्साहन का जो है गिफ्ट दिया था मरकरी ने अब पेंडोरा को. अपोलो डोनेटेड द लव ऑफ म्यूजिक, और अपोलो ने उसे जो है लव ऑफ म्यूजिक जो है डोनेट किया था, दिया था. एंड द ग्रेसेस ट्रेन हर इन द सोशल आर्ट, और जो ग्रेसेस थी उन्होंने उसको ट्रेन किस चीज़ के लिए किया गया था? सोशल आर्ट्स में, सामाजिक जो आर्ट्स होते हैं उसमें उसको ट्रेन किया था. देन वल्कन फैशनेट एंड एक्सुसाइड बॉक्स ऑफ प्योर गोल्ड. अब जो वॉल्किन ने है उसने उसको किस चीज़ से उसको गिफ्ट किया था? बहुत ही सुंदर एक बॉक्स दिया था जो कि प्योर गोल्ड का था. उसमें क्या था? इन विच वर पुट ऑल द एविल, जिसके अंदर सारी जो है बुराइयां भर दी गई थी. दैट हैव प्लग्ड मैनकाइंड एवर सिंस, जो कि जो है मैनकाइंड को, इंसानियत को जो है बुराई की ओर धकेल देती हैं. उसमें क्या है? जैसे डिजीज जो है बीमारियां, और ये है फेमिनाइन सूखा, और पेस्टिलेंस का मतलब होता है महामारी, फीवर बुखार, और इनवे ये है ईर्ष्या, और ये है ग्रीडीनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा लालची होना, और ये है गलचानी यानी कि लालच, यानी कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लालच हो, खाते रहने, कुछ ना कुछ खाते रहने का, यानी कि इससे पेटू टाइप जो होता है बंदा जो बहुत ज़्यादा खाता है, इसको उस पर्सन के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. हेटेड एंड इंटॉलरेंस यानी कि नफरत और बर्दाश्त न करना. ये सारी जो है बुराइयाँ उस सोने के बॉक्स में फिल करके जो है उसको पेंडोरा को किसने दिया था? वॉल्किन ने. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ए थिंग as lovely as the golden box could contain so much ugliness, यानी कि ये कोई भी नहीं समझ सकता था कि कैसे ये संभव हो सकता है कि एक सोने से सुंदर चीज़ के अंदर जो है इतनी जो है ख़राब यानी कि अगलीनेस भरी होगी, बुराइयां भरी होगी. सो स्टूडेंट, अब इसमें देखिए व्हाट डिड वीनस बेस्ट ऑन पेंडोरा.
तो जो है वीनस ने क्या प्रदान किया पेंडोरा को, दैट इज ब्यूटी, ही जस्ट प्रोवाइड हिम ब्यूटी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड अपोलो डोनेटेड हर, और अपोलो ने उसको क्या दिया। सो व्हाट डिड अपोलो डोनेट हर, और अपोलो ने उसे क्या दिया, उसने उसे ही डोनेटेड द लव ऑफ म्यूजिक, उसने उसको म्यूजिक जो है डोनेट किया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, हु फैशनेटेड द एक्सेस बॉक्स, व्हाट वाज केप्ट इनसाइड इट, उस जो है सुंदर दिखने वाले बॉक्स में क्या था और किसने दिया था और उसके अंदर क्या रखा हुआ था। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, वॉल्केनिक जो है प्रोवाइड पेंडोरा द फैसिनेटेड बॉक्स which was just made of gold, and what was kept inside it, being a so beautiful box, inside was all evils which has been described in the paragraph. You just read it carefully and just try to give the answer of the same. उसको ध्यान से पढ़ करके और फिर उसका आंसर लिखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम ऑफ द evils that the box contain, उनमें से जो है कुछ एवल्स को आपको बताना है जो बॉक्स कंटेन करता है, जैसे ग्रीडीनेस है, इलनेस है, डिजीज़ है। तो दे आर सो मैनी डिजीजेज, उन्होंने वहाँ पे बहुत चीज़ें बताई हुई है इस पैराग्राफ में। सो अमंग दैट यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एवल्स वेयर द बॉक्स कंटेन। अब यहाँ पे देखिए नंबर 5, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये वर्ड्स है पर्सुएशन, इसका है बिलीव, सिनोनिम्स जो विश्वास होता है, और एक्सिस्ट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो ये सिनोनिम्स मैंने आपको इसमें लिख दिए हैं। सो स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सो एज यूजुअल जैसे कि मैं आपको पहले भी मैंने बताया है, ये आपका एक लिसनिंग स्किल है और इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट डू listen the video carefully, understand the paragraph and try to just answer the questions by yourself। बाकी मैंने इसमें आपको समझा भी दिया, आंसर बता भी दिए, अब आपको अपने आप से ये करना है, try to do it yourself। So end में बेटा I would like to tell you same as usual, I just used to say in the previous videos also that share it video and like the video and subscribe the channel and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Take care. Hello student, in today's GK class I Priyanka ma'am discuss with you some current affair. You have to write that current affair in your GK notebook and revise in your exam. Okay. Student, question number 44 is, who has been appointed as the director of NBT National Book Trust? आपसे फुल फॉर्म भी आस्क की जा सकती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NBT, तो नेशनल बुक ट्रस्ट। स्टूडेंट, इसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, युवराज मलिक। NBT एक नेशनल बुक ट्रस्ट है, इसमें वेरियस टाइप्स के ई बुक्स और पेपर्स होते हैं और इसके फाउंडर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अवार्डेड मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। तो मर्क यंग जो साइंटिस्ट अवार्ड है वो एक बेस्ट रिसर्च करता है उस बंदे को मिलता है। तो ये किसको मिला था, शाक्य सिंघा सैन। ये कहाँ से बिलोंग्स करते थे, जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है पुणे में, वहाँ से बिलोंग करते थे और इनको एक केमिकल रिसर्च के लिए ये अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, जो आपने सुना होगा ना, CRPF फोर्स होती है,
तो उसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके डायरेक्टर जनरल मिस DIG कौन अपॉइंट हुए हैं? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ओके, तो स्टूडेंट आपसे ये फुल फॉर्म भी आस्क की सकती हैं कि CRPF की फुल फॉर्म क्या होती हैं, तो आप क्या राइट करेंगे? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिगियस सरस्वती सम्मान 2019। तो इसका आंसर क्या है? वासुदेव मोही। तो स्टूडेंट जो ये प्रेस्टिगियस सरस्वती सम्मान है ये किसको मिला था? वासुदेव मोही को। वासुदेव मोही एक राइटर और एक पोएट दोनों थे। इन्होंने के बिरला जो फाउंडेशन है उनको एक जो लिटरेसी में कोई राइट करके दिया था पैराग्राफ, तो इसके लिए उन्हें एक ये अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट वन इज who has been appointed as the new chairperson and managing director of Shipping Corporation of India। तो स्टूडेंट चेयरपर्सन और MD की फुल फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर शिपिंग जो कॉरपोरेशन है इंडिया के, वो कौन अपॉइंट हुए हैं? हरजीत कौर जोशी, और ये एक पंजाबी थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज हु हैज बीन अवार्डेड मिस टीन इंटरनेशनल फॉर द ईयर 2019। स्टूडेंट जो मिस टीन अवार्ड है वो 14 to 19 की एज में जो गर्ल्स होती हैं उनको मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर ब्यूटी एंड वर्क। ओके, तो इस किसको मिला था? ये आयुषी ढोलकिया। और ये जो गर्ल्स थी ये एशिया कॉन्टिनेंट से ही बिलोंग करती थी। आफ्टर 27 ईयर्स एशिया कॉन्टिनेंट में किसी गर्ल्स को ये अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट वन इज हु बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? शिवराज सिंह चौहान। और हमारे जो स्टेट है हरियाणा उसके कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज हु हैव बीन अवार्डेड विद द एबल प्राइज 2020। आंसर इज हिलेल फस्टनबर्ग एंड ग्रिगोरी मार्गिल्स। तो स्टूडेंट ये 2 पर्सन्स थे जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे, जिनको हाबिल जो पुरस्कार है वो मिला था। इसको हिंदी में बोलते हैं हाबिल पुरस्कार और इंग्लिश में एबल प्राइज। ओके, तो स्टूडेंट जो हिलेल फस्टनबर्ग थे ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, और जॉर्ज मार्गिल से कहाँ से बिलोंग करते थे? रूस से। और जो ये हाबिल जो प्राइज है ये किसको मिलता है? जो पर्सन्स मैथमेटिक्स के फील्ड में डीप स्टडी या थ्योरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं उन बंदों को ये प्राइज मिलता है। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यश बैंक। तो आंसर इज प्रशांत कुमार। स्टूडेंट MD की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2019। ओके, आंसर इज PV सिंधु। स्टूडेंट BBC की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सेंटर कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको ये किसको मिला था? PV सिंधु को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54 हु हैज वॉन द 7th एडिशन ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द ईयर 2017 to 19। तो ये किसको मिला था? V प्रवीण राव। तो स्टूडेंट जो ये अवार्ड है ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं रिटायर्ड ऑफिसर उनको मिलता है। नेक्स्ट वन इज हु वाज नेम्ड एज 120th विनर ऑफ कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स। तो इसके विनर कौन थे? जयदेव पेंग, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम असम। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? असम जो स्टेट है वहाँ से। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो ये किसको मिला था?
जो फेमस एक्टर है ऋतिक रोशन। तो स्टूडेंट इसमें ऋतिक की स्पेलिंग आपको ढंग से चेक करनी है। जो ऋतिक में एच साइलेंट होता है और स्टार्ट किससे होती है, एच से। ओके, नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया कौन सा पार्ट होता है, जो एयरफोर्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन हुए थे, सेलेक्ट राजीव बंसल। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यस बैंक का किया था, अब क्या है, PNB पंजाब नेशनल बैंक। द आंसर इज नीरज व्यास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज विच स्टेट असेंबली बिकम द फर्स्ट इंडिया टू पास ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग टू स्क्रैप ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कौन सा एक्ट था, CAA। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे आस्क की जा सकती है एग्जाम में कि CAA की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो ये कौन सा जो फर्स्ट इंडिया का स्टेट था वो केरला। और जो ये CAA एक्ट रियलिटी में क्या था, ये 2019 दिसंबर में पास आउट हुआ था एक्ट। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि जो ऑल रिलीजन्स के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम को सबको इक्वलिटी में जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए, किसी के ज़्यादा या कम नहीं दी जाए। ओके, मीन्स सबके जो राइट्स है वो सेम हो। ओके, नेक्स्ट वन इज विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन दैट इज हार्मफुल टू कोल्स। तो ये कौन सा कंट्री था, पालू। बिकॉज जो ट्रैवलर्स होते हैं वो सनस्क्रीन को कॉस्टली जो कॉस्ट होती है उस पर सेल करते हैं, इससे जो स्किन के लिए वैसे तो हार्मफुल होती हैं और इसके लिए पे भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो उन्होंने ट्रैवलर्स को की वजह से इस कंट्री में ये सनस्क्रीन है जो बैन कर दी गई। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक ये क्वेश्चन आंसर है अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और फॉर योर ऐसे एग्जाम यू हैव टू लर्न दैट। ओके, नाउ सिलेबस ऑफ SA1 फॉर क्लास 6 to 8 इज हियर। 6 का है 1 to 25 चैप्टर, 7th का 1 to 30 एंड फॉर क्लास 8th 1 to 27। और जितने भी आपको असाइनमेंट्स कराए हैं वो सभी और विद करंट अफेयर्स। ओके, This is for class 8. In previous video we discussed about the book exercise and comparison of Dan, and today we are going to start with the next topic, and that is how we are going to use then, as not, like this. Now see the next topic. Now let's start with the topic then, as not as not as, so as. How we are going to use this in the in your comparative forms. We use as and not as to say that things are equal or not equal. हम वर्ड यूज़ एज इसलिए यूज़ करेंगे तब हमारे पास कोई भी थिंग्स इक्वल होंगी, and when we are having unequal things, then we are going to use not as. So students, like this we are going to use the words. So read these sentences. Apples and apricots are costly. Okay, तो हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया है यहाँ पे, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स को. सो सेंटेंस इज एप्पल्स आर एज कॉस्टली एज एप्रिकॉट्स. हम की एज वर्ड यूज़ कब करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. प्रीति, निधि एंड तमीशा ऑल हैव बिग अपार्टमेंट्स. हमारे पास 3 लड़कियां हैं, उन तीनों को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इन सेंटेंस को कैसे लिखेंगे. प्रीतिज अपार्टमेंट इज़ ऑफ 1200 स्क्वायर फीट, निधि अपार्टमेंट इज़ 1400
Tamisha's apartment is of 850 square feet. So let's conclusion we are deriving these sentences. Now the conclusion we derive from these sentences is about Preeti's apartment is bigger than Tamisha's apartment. But अब इसको अब अलग से कैसे लिख सकते हैं इसको, जब हमने ये तो हमने कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा है देन वर्ड यूज़ करके, अब हम इसको एज यूज़ करेंगे. बट प्रीति's apartment is not as big as निधि's apartment. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट सो बिग एज निधि's apartment. इन दोनों वर्ड्स में से हम एक ही वर्ड यूज़ करेंगे. थर्ड सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं हम, निधि's apartment is bigger than प्रीति's apartment. This is also in the comparative form. Not as and not so as are usually used in negative sentences. The last two sentences mean the same. We can use either of them. हम इन दोनों सेंटेंसेस में से कोई भी एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. इन दोनों में से एक वर्ड को यूज़ करके ही हम अपना वर्ड यूज़ करके ही सेंटेंस फ्रेम करेंगे. Like this we have a more example. A car is more expensive than a motorbike. तो इसको हम सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, a motorbike is not as expensive as a car. So students, on the basis of this topic we are having a book exercise. Now look at the book exercise and we are going to do this exercise. Rewrite these sentences using not as or not so as. इस तरीके से हमें इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है अब और रीफ्रेम करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज़ डन फॉर यू एज अ एग्जाम्पल. आराधना इज़ क्वाइट ब्राइट बट अरुणिमा इज़ ब्राइटर. ओके, तो इसको कैसे करेंगे अब हम, आराधना इज़ नॉट एज ब्राइट एज अरुणिमा. तो इसको नेक्स्ट सेंटेंस इज़ प्लेटिनम इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड. सो इसमें क्या लिखोगे, गोल्ड इज़ नॉट कॉस्टलियर एज platinum. So how you are going to write it down the sentence, you are going to write it down the sentence is like this. Gold is not costlier, is not as costlier as platinum. Okay students, you are going to write this sentence like this, or you can write it down the sentence like जिसने और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, platinum is, gold is not as so costlier as platinum. You can use this sentence also. Now say third sentence is Sumit can run faster than Ramesh. So how you are going to write it down like this, Ramesh is not as faster runner as Sumit. अब इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, वी आर कंप्लीटिंग विद दिस टॉपिक एंड book exercise. Now do this book exercise in your fair notebook. This is your homework. Thank you everyone.